नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 की। सबसे पहले इसकी कानूनी बुनियाद को समझते हैं। इस स्कीम को अपनी शक्ति कहां से मिलती है? देखिए, ये स्कीम अपनी कानूनी वैधता 4 अलग-अलग लेजिस्लेटिव प्रोविजन से लेती है। 4 अलग-अलग एक्ट से। जी, पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 35A। दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 45L। तीसरा है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 का सेक्शन 18। ओके। और चौथा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का सेक्शन 11। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी कानूनी नींव। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसका जो निवारण तंत्र है वो बेसिकली 3 सिद्धांतों पर आधारित है। 3 सिद्धांत? हाँ, पहला कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये ग्राहकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं। कोई फीस नहीं। दूसरा एक्सपेडिशियस, मतलब ये अदालतों की तुलना में एक तेज प्रक्रिया है। ओके। और तीसरा नॉन एडवर्सेरियल, ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, विरोधात्मक नहीं। मतलब सुलह पर जोर है। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है। और इसका पूरा दायरा आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं यानी रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमियों की शिकायतों का समाधान करना है। तो मतलब जो मेन ट्रिगर है वो है सेवा में कमी या डेफिशिएंसी इन सर्विस। एकदम सही। और ये योजना शुरू कब से हो rही है? इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट है 1 जुलाई 2026। मतलब इस तारीख से इसके सारे प्रावधान सभी कवर्ड एंटिटीज पर लागू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसके दायरे मतलब इसके स्कोप और एप्लीकेबिलिटी पर आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज को शामिल करने के क्या मानदंड हैं? इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहली वो एनबीएफसीज जो जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं, वो सभी शामिल हैं, उनके एसेट साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और दूसरी हैं वो एनबीएफसीज जो जमा नहीं लेती। उन्हें शामिल किया जाएगा अगर उनकी 2 शर्तें पूरी होती हैं। क्या शर्तें? 1, उनका एक कस्टमर इंटरफेस हो और 2, उनका एसेट साइज 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। और ये एसेट साइज कब का देखा जाएगा? ये पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट के तारीख के अनुसार देखा जाता है। अच्छा, तो क्या कुछ एनबीएफसीज को इससे बाहर भी रखा गया है? हाँ, कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, ये सब अपने साइज के बावजूद इस स्कीम से बाहर हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या? उन पर ये कैसे लागू होती है? देखिए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और सभी शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर यह योजना पूरी तरह से लागू होती है, मतलब फुल कवरेज। हाँ, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि उनका जमा आकार यानी डिपॉजिट साइज 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। अच्छा, 50 करोड़ की लिमिट है। जी, और इसका आधार भी पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी। 50 करोड़ से कम जमा वाले बैंक इसके दायरे से बाहर हैं। एक और बात, क्या आरबीआई के पास इस योजना को निलंबित करने की भी कोई शक्ति है? हाँ, बिल्कुल है। आरबीआई के पास सभी या किसी भी क्लॉज के संचालन को निलंबित करने की शक्ति है। और ये कब किया जा सकता है? ये तब किया जा सकता है जब आरबीआई संतुष्ट हो कि ऐसा करना समीचीन है। ये निलंबन सभी पर या किसी एक खास एंटिटी पर भी लागू हो सकता है। चलिए अब कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर आते हैं जो इस स्कीम में बार-बार इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले अपेलेट अथॉरिटी कौन होता है? एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, यानी सीईपीडी। उसके जो प्रभारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वही अपेलेट अथॉरिटी है। और इनका काम क्या है? वे ओम्बड्समैन द्वारा दिए गए निर्णयों या अवार्ड के खिलाफ अपील सुनते हैं। ठीक है, अब उस टर्म पर आते हैं जो आपने पहले भी मेंशन किया था, डेफिशिएंसी इन सर्विस। इसकी सटीक परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है किसी सेवा में कोई भी कमी या अपर्याप्तता जिसे प्रदान करने के लिए एक रेगुलेटेड एंटिटी कानूनी रूप से या किसी और तरह से आवश्यक है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी शिकायत को सेवा में कमी माना जा सकता है, भले ही उस कमी के कारण ग्राहक को कोई वित्तीय हानि या क्षति न हुई हो। ये तो काफी व्यापक है। अच्छा, कस्टमर की परिभाषा में कौन-कौन शामिल है? इसकी परिभाषा भी काफी व्यापक है। इसमें मौजूदा उपयोगकर्ता तो हैं ही, साथ में आवेदक भी शामिल हैं। मतलब अगर किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन गलत तरीके से हैंडल हुई तो वो भी शिकायत कर सकता है। बिल्कुल,
कोई भी व्यक्ति जो रेगुलेटेड एंटिटी की सेवा के लिए आवेदक है वो ग्राहक माना जाएगा। ठीक है। और एक वैध कंप्लेंट यानी शिकायत के लिए क्या-क्या जरूरी है? एक वैध शिकायत के लिए 3 बातें जरूरी हैं। जी। 1, ये लिखित रूप में होनी चाहिए। 2, इसमें विशेष रूप से सेवा में कमी का आरोप होना चाहिए। और 3, इसमें इस योजना के तहत राहत की मांग की जानी चाहिए। अच्छा, एक और शब्द है सेटलमेंट। ये क्या है? सेटलमेंट का मतलब है समझौता। ये एक अवार्ड से अलग होता है। कैसे? ये शिकायतकर्ता और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच मध्यस्थता या समझौते के माध्यम से हुआ एक समाधान है। इसे ओम्बुड्समैन एक तरफा निर्देश देने के बजाय सुगम बनाता है। और ओम्बुड्समैन की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? ओम्बुड्समैन की नियुक्ति आरबीआई करता है और ये एक बार में 3 साल की निश्चित अवधि के लिए होती है। ये स्थायी नियुक्ति नहीं होती। चलिए अब शिकायत की प्रक्रिया और समय सीमा पर बात करते हैं। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीआरपीसी की भूमिका क्या है? सीआरपीसी की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। ये सभी शिकायतों के लिए एंट्री पॉइंट है। मतलब सारी शिकायतें पहले यहीं आती हैं? जी, ये योजना के तहत दायर सभी शिकायतों को प्राप्त और संसाधित करता है। इससे प्रशासनिक काम ओम्बुड्समैन के न्यायिक काम से अलग हो जाता है। तो शिकायत दर्ज करने के चैनल कौन-कौन से हैं? सभी शिकायतें केवल सीआरपीसी चंडीगढ़ को ही भेजी जानी चाहिए। सीधा लोकल ऑफिस में नहीं? नहीं, अधिकृत चैनल है ऑनलाइन पोर्टल जो है cms.rbi.org.in या फिर निर्दिष्ट ईमेल पता या डाक द्वारा। विवादों के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार की कोई सीमा है? नहीं, कोई सीमा नहीं है। ये इस स्कीम की एक बड़ी खासियत है। ओम्बुड्समैन के पास अधिनिर्णय के लिए विवादित राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। लेकिन मुआवजे पर तो सीमा है? हाँ, मुआवजे पर है, जबकि क्षेत्राधिकार असीमित है। परिणामी हानि यानी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए दिए जाने वाले अवार्ड पर एक सीमा है। कितनी? ओम्बुड्समैन प्रत्यक्ष वित्तीय हानि के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकता है। और उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा के लिए? उसके लिए अलग से है। शिकायतकर्ता के समय की हानि, किए गए खर्च, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए ओम्बुड्समैन अधिकतम 3 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकता है। तो ये 30 लाख के अलावा है? जी, ये उसके अतिरिक्त है। क्या ओम्बुड्समैन किसी तीसरी पार्टी को भी कार्यवाही में शामिल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर ओम्बुड्समैन को लगता है कि कमी में किसी और रेगुलेटेड एंटिटी ने भी योगदान दिया है, तो उसे कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं प्रक्रिया के टाइमलाइन पर। एक 30 दिवसीय नियम है, वो क्या है? वो ये है कि आप सीधे ओम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। पहले आपको अपनी लिखित शिकायत उस रेगुलेटेड एंटिटी को देनी होगी। और फिर? और फिर 30 दिन तक इंतजार करना होगा। अगर 30 दिन में कोई जवाब नहीं आता या जो जवाब आता है वो असंतोषजनक है, तभी आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। और ओम्बुड्समैन के पास जाने की भी कोई समय सीमा है? हाँ, एक बार ये 30 दिन की अवधि पूरी हो जाने पर आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिए 90 दिनों का समय होता है। 90 दिन? जी। एक नो सीसी नियम का भी जिक्र है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आप रेगुलेटेड एंटिटी को भेजी गई शिकायत की एक कॉपी यानी सीसी ओम्बुड्समैन को नहीं भेज सकते। तो वो शिकायत नहीं मानी जाएगी? नहीं, उसे गैर अनुरक्षणीय माना जाएगा। आपको ओम्बुड्समैन को सीधे और विशेष रूप से संबोधित करते हुए एक अलग शिकायत दर्ज करनी होगी। और क्या इस प्रक्रिया में वकील शामिल हो सकते हैं? नहीं, पेशेवर कानूनी प्रतिनिधित्व पर रोक है। आप एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो एक वकील नहीं हो सकता। ठीक है, अब उन आधारों पर बात करते हैं जिन पर कोई शिकायत अस्वीकार की जा सकती है, जैसे कमर्शियल जजमेंट्स का बहिष्करण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओम्बुड्समैन बैंक के व्यावसायिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे कि ऋण की स्वीकृति या अस्वीकृति या ब्याज दरों का निर्धारण। ये सब बैंक के वाणिज्यिक निर्णय हैं, सेवा में कमी नहीं। और अगर कोई मामला पहले से ही किसी अदालत में चल रहा हो तो उस पर भी रोक है। इसे सब जुडिस बार कहते हैं। यदि शिकायत किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित है तो ओम्बुड्समैन उसे नहीं सुनेगा। लेकिन आपराधिक कार्रवाई के लिए इसमें एक अपवाद है।
है ना? जी बिल्कुल। अगर कार्रवाई आपराधिक प्रकृति की है या उसमें पुलिस जांच शामिल है तो उसे अदालत के समक्ष लंबित नहीं माना जाता। तो ombudsman सेवा में कमी के पहलू पर सुनवाई कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, भले ही आपराधिक मामला चल रहा हो। इसके अलावा और कौन-कौन से विवाद इसके दायरे से बाहर हैं? प्रबंधन या अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायतें और एक रेगुलेटेड एंटिटी और उसके विक्रेताओं के बीच के विवाद इसमें शामिल नहीं है। और सुझाव या प्रश्न? वो भी नहीं। एक वैध शिकायत में सेवा में एक विशिष्ट कमी का आरोप होना चाहिए। सिर्फ सुझाव या सामान्य प्रश्न अस्वीकार कर दिए जाते हैं। चलिए, अब केस की प्रोसेसिंग पर आते हैं। मान लीजिए सीआरपीसी ने केस रजिस्टर कर लिया, तो क्या इसका मतलब है कि सुनवाई होगी ही? नहीं, जरूरी नहीं। केस का पंजीकरण अनंतिम होता है। ओम्बुड्समैन बाद में भी जांच कर सकता है और अगर शिकायत को गैर अनुरक्षणीय पाता है तो उसे अस्वीकार कर सकता है। और अगर कोई एंटिटी ओम्बुड्समैन द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देती है तो ओम्बुड्समैन एक एडवर्स इन्फरेंस ले सकता है। मतलब वो ये मान लेगा कि एंटिटी के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है और फिर वो उसी आधार पर मामले का फैसला कर देगा। कार्यवाही के दौरान गोपनीयता का क्या नियम है? सामान्य नियम तो यही है कि सभी सूचनाओं और दस्तावेजों की सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाती है। लेकिन इसका कोई अपवाद भी है? हाँ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए विरोधी पक्ष को जानकारी का प्रकटीकरण किया जा सकता है ताकि दोनों पक्ष अपने खिलाफ इस्तेमाल किए गए सबूतों को देख सकें। रेगुलेटेड एंटिटी को जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है? शिकायत की सूचना मिलने के बाद उन्हें 15 दिनों के भीतर एक लिखित प्रतिक्रिया और सहायक दस्तावेज दाखिल करने होते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते? तब ओम्बुड्समैन को एक्स पार्टे अवार्ड जारी करने की शक्ति है। यानी वो सिर्फ शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य के आधार पर एंटिटी के बचाव की प्रतीक्षा किए बिना एक बाध्यकारी अवार्ड जारी कर सकता है। क्या एक पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज दूसरे पक्ष को दिखाए जाते हैं? हाँ, ये अनिवार्य है। एक पक्ष द्वारा दायर कोई भी दस्तावेज दूसरे पक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए ओम्बुड्समैन ने समझौते की सलाह दी, एंटिटी मान गई, पर उस शिकायतकर्ता ने जवाब नहीं दिया, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में शिकायत को बंद किए जाने की संभावना है। और अवार्ड जारी होने के बाद क्या होता है? क्या वो अपने आप लागू हो जाता है? नहीं, शिकायतकर्ता को अवार्ड की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर रेगुलेटेड एंटिटी को स्वीकृति का एक पत्र प्रस्तुत करना होता है। और अगर नहीं किया तो? अगर 30 दिनों में कोई स्वीकृति पत्र नहीं भेजा जाता है तो अवार्ड व्यपगत यानी लैप्स हो जाता है और निष्प्रभावी हो जाता है। अब आते हैं अपील प्रक्रिया पर। क्या रेगुलेटेड एंटिटी हमेशा अपील कर सकती है? नहीं, अगर अवार्ड इसलिए जारी किया गया था क्योंकि एंटिटी ने समय पर दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत नहीं की थी तो उस एंटिटी के पास अवार्ड के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है। ये एक तरह की पेनाल्टी है। जी, और अगर वो अपील करने के पात्र हैं भी तो उन्हें अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या समकक्ष रैंक के अधिकारी से पिछली मंजूरी लेनी होगी। अच्छा, और अवार्ड का अनुपालन कितने समय में करना होता है? शिकायतकर्ता का स्वीकृति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और इसी अवधि में ओम्बुड्समैन को अनुपालन की सूचना भी देनी होती है। क्या कोई शिकायतकर्ता अवार्ड स्वीकार भी कर सकता है और उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है? नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि शिकायतकर्ता ने अपील दायर की है तो वो स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। और शिकायतकर्ता के अपील के अधिकार क्या हैं? एक अवार्ड से पीड़ित शिकायतकर्ता को अपील करने का अधिकार है। समय सीमा? अवार्ड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर और पर्याप्त कारण दिखाने पर अपीलीय प्राधिकारी 30 दिनों का और विस्तार दे सकता है। तो कुल 60 दिन? हाँ, अधिकतम 60 दिन। और अपीलीय प्राधिकारी की क्या शक्तियां हैं? उनकी शक्तियां काफी व्यापक हैं। वो अपील को खारिज कर सकते हैं, अवार्ड को रद्द कर सकते हैं, उसे संशोधित कर सकते हैं या मामले को नए निपटान के लिए वापस ओम्बुड्समैन को भेज सकते हैं। आखिर में इस पूरी योजना को लागू करने के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के क्या दायित्व हैं? उन्हें कुछ चीजें अनिवार्य रूप से करने हैं। पहला, प्रत्येक एंटिटी को एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर यानी पीएनओ नियुक्त करना होगा। किस रैंक का? वो जनरल मैनेजर या समकक्ष पद से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए
और उसे प्रधान कार्यालय में स्थित होना चाहिए। और वेबसाइट पर क्या जानकारी देनी होगी? वेबसाइट पर पीएनओ का नाम और संपर्क विवरण, सीआरपीसी का पता और आरबीआई ओम्बुड्समैन के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का सीधा लिंक प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। डिस्प्ले के बारे में कोई और नियम? हाँ, सभी शाखाओं और व्यावसायिक स्थानों पर योजना की मुख्य विशेषताओं को 3 भाषाओं में प्रदर्शित करना होगा। कौन सी 3 भाषाएं? अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा जहां शाखा स्थित है। क्या ग्राहक योजना की एक कॉपी मांग सकता है? जी हाँ, सभी शाखाओं को अनुरोध पर योजना की पूरी भौतिक प्रति ग्राहक को उपलब्ध करानी होगी। और इस 2026 की योजना के आने से पिछली योजना का क्या होगा? द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 निरस्त हो जाएगी। कब से? 1 जुलाई 2026 से। अगर वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों,